आज की क्लास स्पेशल होने वाली है कि एल्किन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं उनको हम देखेंगे और देखेंगे क्विज। एल्किन एल्किन बनाने की आपने एक विधि पढ़ा है, वो विधि है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हम पढ़े। यहां पर एल्किल हैलाइड का KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो होगा। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से भी हम एल्किन कैसे प्राप्त करेंगे, हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताए हैं। वो ये है, हम एल्किन बनाने की विधियां देख रहे हैं। इसमें है कि हमने कहा था कि भाई पिछले क्लास में यहां तक आपको लेके चला गया था कि अल्कोहल से भी एल्किन बना सकते हो, लेकिन अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ तीन प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया जो है तीन प्रकार से होती है, एक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, एक 140 पर, एक 160 पर। 100 पर होगा तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट RHSO3SO4 का निर्माण होता है। जब 140 पर गर्म करेंगे तो ROR का निर्माण होता है, जबकि यहां पर कोई एल्कीन का निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है RCR। इस तरह से कोई भी एल्कीन का निर्माण होता है, तो एल्कीन का निर्माण होता है जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो हम इन सारी रिएक्शंस को देखेंगे, हमें सब जगह पर एक ही चीज नजर आने वाला है। तो ये वाला रिएक्शन 160 वाला रिएक्शन बताया गया है, जो कि मैं आपको आगे जाकर के बताने वाला हूं। सो देखें यहां पर रिएक्शन क्या होगा, जरा देखिए। सबसे पहली बात यह है कि अल्कोहल मैंने लिया, अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से क्रिया, यहां पर पहले अभिक्रिया में दे रहा हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या क्रिया होने वाला है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, C2H5OH एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल कह सकते हो। इसकी अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ होता है, तब क्या होगा, तब ये होता है कि इसका OH इसके H के साथ निकल जाएगा पानी बनकर के। लेकिन टेम्परेचर कितना है भाई, ध्यान रखो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो पानी बनकर निकल गया, बच गया यहां से C2H5 और इधर से बच गया है HSO4, C2H5HSO4। इसको कहा जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से यहां पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, एक तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं दूसरी बातें कि अगर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया हो रहा है किसका, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या होने वाला है, C2H5OH प्लस C2H5OH, यानी कि यहां पर अल्कोहल की दो अणुएं भाग लेती हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहां पर उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है H2SO4, और 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया होगा। तब एक अणु का H दूसरे अणु का OH के साथ अभिक्रिया करके निकल गया H2O। एक तरह का निर्जलीकरण क्रिया है, एक तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक तरह से दो अणुओं का जुड़ने वाली क्रिया है, संघनन क्रिया है। चलिए C2H5O और दूसरी तरफ से जो बचा हुआ है वो क्या चीज है, C2H5। इस तरह से डाई इथाइल ईथर बना, डाई इथाइल ईथर बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सेम अल्कोहल से आपने ईथर बनाया, आपने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, पर कंडीशन अलग हो जाता है टेम्परेचर का। और यहां पर एक बात और हो जाता है कि 2 भाग अल्कोहल हो तो ज्यादा अच्छा है, 2 भाग अल्कोहल और 1 भाग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता। एक और बात जानिएगा, यहां पर इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। विलियमसन संश्लेषण नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ये अब चलते हैं अगली अभिक्रिया, वो है 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। इस तापमान पर क्या होगा, C2H5OH को गर्म किया गया है सांद्र H2SO4 के साथ, और ये टेम्परेचर है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान, कहीं पर किसी बुक में 170 भी लिखा रहता है। तब इसका OH और एक H निकल जाएगा, पानी बनके निर्जलीकरण अभिक्रिया है, प्लस यहां पर बच गया C2H4। C2H4 क्या है, इथिलीन है, मतलब C डबल बॉन्ड C, ये देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना इथिलीन। तो यहां पर ये इस तरह की अभिक्रिया देखने को मिला। मैं आपको इस अभिक्रिया की क्रिया विधि बता देता हूं, थोड़ी थोड़ी क्रिया विधि की आदत बननी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखें यहां पर क्या हो रहा होगा, कैसे ये बन गया होगा, जरा देखिए।
ये इसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। ये अभिक्रिया ये हो गया और ये है निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का निर्जलीकरण। इसमें क्या हुआ था? C2H5OH सांद्र H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या बनाया? पानी, और बनाया C2H4। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं कैसे होता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टूट जाता है H प्लस यानी कि प्रोटॉन देता है, और है बच गया HSO4 माइनस। ये प्रोटॉन अल्कोहल के साथ C2, मैं इसको ओपन करके लिख दूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देता हूं, ये देख लो। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आपको पता है। अब ये H प्लस इसके साथ जाके जुड़ेगा, इस क्रिया को बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण। इस जगह पे क्या होगा? आपको पता चल रहा है कि H पर प्लस चार्ज है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चला जाए तो क्या होगा? देखें, ये देखें, यहाँ पर OH, ये इस जगह पर इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना ऑक्सीजन पर। अब इसमें से इस जगह पर आया एक H प्लस, क्या होगा? जरा सोचो, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा तो क्या हुआ? इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। इसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बन गया, ये प्रोटोनीकरण हो गया। प्रोटोनीकरण करने होने के बाद ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज ज्यादा स्थायी नहीं होता है, भले कार्बन, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन पर प्लस चार्ज ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो होगा क्या? ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन पर 2H जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, अब एक नया इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, उदासीन हो गया और ये निकल गया, पानी निकल गया। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बच गया HCH हो गया, और ये प्लस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज बच गया, कार्बन पर बच गया प्लस चार्ज। अब बताओ क्या होगा? इस बंद वाले इलेक्ट्रॉन का कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो गया। बेटा इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं वाला जो चैप्टर था, यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर, उसको गहराई से पढ़ो। बस यही एक कारण था इसके पीछे, और कोई कारण नहीं था। कि इन चीजों को तभी समझ पाओगे जब वो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। फिलहाल अब बात कर रहा हूं, अब क्या होगा? ये H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। एक्चुअली H प्लस निकला है, उसको ग्रहण करने के लिए कौन आ गया? HSO4 माइनस आ गया। HSO4 इसको लेकर के निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये इसमें जुड़ गया तो H2SO4 बन जाएगा। फिर वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एक तरह से उत्प्रेरक का काम करा। तो यहाँ पर आप देखो क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला है C, यहाँ पर H, 2H इसके पास भी है, अभी भी एक H यहाँ का निकल चुका है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो देखिए इस तरह से एल्केन का निर्माण होता है। ये क्रियाविधि है, कोशिश करिए क्रियाविधि समझें। रिएक्शन तो समझ में आ रहा है, पर क्रियाविधि में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये सिस्टमैटिक तरीके से आप करते जाएंगे, बार बार आप समझते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझ में आने लगेगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ? एक छोटी सी रिएक्शन जिसमें जल का निकला है, निर्जलीकरण की क्रिया हुई, जिससे हमें एल्कीन प्राप्त हुआ। वो कैसे हो पा रहा है वो हमने यहाँ पर मैकेनिज्म में देखा। चलिए अब बात करते हैं कोल्बे संश्लेषण, कोल्बे सिंथेसिस, यानी कि कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया द्वारा हम एल्कीन का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम एल्केन का निर्माण पढ़ चुके हैं, अभी देखेंगे एल्केन का निर्माण। तो कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया द्वारा, कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया द्वारा कोल्बे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया द्वारा एल्कीन का निर्माण।
जब सोडियम और पोटेशियम सक्सेनेट का जली विलयन लेकर के उनका विद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें एनोड पर इथिलीन प्राप्त होता है। अब ये चीज मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं यहां पर आपको इसको दिखाऊं। सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड इसको बोलते हैं CH2COOH, CH2COOH को कहा जाता है सक्सेनिक एसिड। ये कहलाता है सक्सेनिक एसिड। हाइड्रोजन को हटा करके हमने सोडियम जोड़ दिया, CH2COONA, CH2COONA, तो इसको कहा जाएगा सोडियम सक्सेनेट। CH2COOK, CH2COOK, क्योंकि H को हटा करके क्या जोड़ा गया है, पोटेशियम जोड़ा गया। तो H को हटाया तो जो आयन मिला उसको सक्सेनेट आयन कहते हैं, तो इसके साथ पोटेशियम सक्सेनेट कहलाएगा। इस तरह से सोडियम सक्सेनेट का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जरा देखिए, रिएक्शन देख लेंगे। सोडियम या पोटेशियम जो भी लेना चाहें, सोडियम सक्सेनेट का विद्युत अपघटन के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। क्या होगा देखो, CH2COONA, CH2COONA, इसको जल में घोलेंगे तो इसका आयनन होगा। सबसे पहले विद्युत अपघटन की क्रिया में आयनन की प्रक्रियाओं को समझें। आयनन होगा तो क्या होगा, CH2COO- और CH2COO-, और इस तरह से Na+ दो बार बनेगा। मैं पूरी एक रिएक्शन पहले लिखता हूं, फिर उसके मैकेनिज्म को समझाऊंगा। तो पहले आप रिएक्शन की तरफ चलें, तो रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि हम जल, ये जल के दो अणु में भाग लेगा, विद्युत अपघटन है, तब आप देखोगे कि ये जो सोडियम है ये NaOH बन जाएगा, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स NaOH। दूसरा काम होने वाला है कि इस जगह पर ये तो क्या बन गया, NaOH बन गया। दूसरा काम होने वाला है कि ये जो दो हाइड्रोजन है वो H2 गैस के रूप में निकल जाएगा। सोडियम जो है निगेटिव की तरफ गया तब ये बना, हाइड्रोजन भी निगेटिव की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये कैथोड पर हो रहा है। दूसरा, ये नेगेटिव पार्ट है तो ये एनोड की तरफ जाएगा और ये दो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और बच गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एनोड पर। इसकी पूरी क्रिया विधि एक बार देख लेते हैं। पहले रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन में मैंने जैसे जैसे करा है आप इसको देखिए, मैंने क्या क्या निकाला है। सोडियम या पोटेशियम जो है OH के साथ, ये सोडियम है तो NaOH बन गया, पोटेशियम होता तो KOH बन जाता। इस तरह से वो बन के निकल गया। ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो H2 बन के निकल गया। ये वाला CH2 जो है वो एथिलीन बन के निकल गया। क्रिया विधि देखिए एक बार। जब क्रिया विधि करते हैं तो सबसे पहला काम तो यही करिए, मैं थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, काफी चीजें लिखना है तो मैं यहाँ पर दो पार्ट में करा दूं। तो मेरे पास है सोडियम सक्सेनेट COONA, CH2COONA, ये टूट जाएगा। ये घटना जो कहलाएगा, पहला घटना जो कहलाएगा, सबसे पहले जो हो रहा है वो आयनन हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या दर्शाया, यहाँ पे आयनन की क्रियाओं को दर्शाया। तो आयनन हुआ, पानी में घोला गया, जब टूट गया CH2COO- और CH2COO-, दो Na+ आयन मिला। यहां तक तो क्लियर है, Na+ निकल गया, Na+ निकल गया, इतना पार्ट हमारे पास नेगेटिव आयन हो गया। विद्युत अपघटन की क्रियाएं आपने इसे भी पहले पढ़ा है एल्केन में, तो विद्युत अपघटन क्रियाओं के आधार पर हमने एल्केन का निर्माण किया था, तो वही बात यहां पर हम देख रहे हैं। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे एनोड पर क्या आ रहा है, एनोड होता है पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा, यानी प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा निगेटिव। तो CH2COO-, CH2COO- अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, बच क्या गया, देखिए ये पूरा पार्ट बच गया CH2COO-, CH2COO-। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, एक मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है, फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। ये फ्री रेडिकल अस्थायी होगा तो CH2COO-, CH2COO-, ये अस्थायी होने की वजह से तुरंत टूट जाएगा, CO2 डॉट बना लेगा, प्लस यहाँ पर CH2 पर डॉट लग जाएगा, यानी कि मुक्त मूलक बन जाएगा, जो कि आपस में मिलकर के
डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। इस तरह से आप देख रहे हो कि एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड और एथिलीन गैस बनती है। अब कैथोड पर क्या होगा जरा देखिए, कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसकी तरफ कौन आएगा, ये सोडियम धातु। सोडियम धातु इसकी तरफ आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और सोडियम धातु का निर्माण हो जाता है। सोडियम धातु नहीं आ रहा, सोडियम आयन आ रहा है। अब कि सोडियम चूंकि ये पानी में घोले हो ना, इस विलयन को पानी में हो रहा है, तो ये पानी से क्रिया कर लेगा और पानी का OH ले लेगा, तो ये बन गया NaOH। अब ये हाइड्रोजन बन गया H। H अकेला नहीं रह सकता, आपको पता है, H2 गैस के रूप में निकलती है, तो ये 2 हो गया। 2 बार हाइड्रोजन कहां से आएगा, पानी से लिया गया हाइड्रोजन, H2 हो गया, OH 2 बार हो गया, Na 2 बार हो गया, सोडियम 2 बार, सब कुछ 2 बार। इस तरह से वैसे देखा जाए तो सब कुछ 2 बार ही है। तो इस तरह से हमने देखा ये अभिक्रिया हुई। तो एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, एकदम क्लियर है। तो इस अभिक्रिया के लिए एक प्रैक्टिस तो बनती है, और इसके लिए तो कोई भी विभिन्न अभिक्रिया द्वारा भी हम एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। तो एल्केन बनाने की विधि तो पहले पढ़ लिया होगा, एल्केन की बात चल रही है, एल्केन बनाने की कुछ विधि आपने पहले से देखते हुए चल रहे हो। आज हमने कोलब्रुक की विधि तो विधि द्वारा भी एल्केन का निर्माण किया। चलिए बेटा, मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि बिल्कुल आप कॉपी और पेन में प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, जब पढ़ाया जाता है उसके साथ आप लिखते हैं कि नहीं, इस चीज को देखिए। जब आप क्लास करते हैं तो कोशिश करिए कि पाउस प्ले का भी उपयोग करें। चले आगे चलें। विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, यहां पर ट्राइफेनिल फास्फोरिन, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन का कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिक किसको कहते हैं, ये जरा समझेंगे। ट्राइफेनिल फास्फोरिन किसको कहते हैं, मेथिलीन मतलब CH2, ट्राइफेनिल फास्फोरिन, फेनिल मतलब CH जो है वो 3 टाइम्स, और ये किसके साथ, फास्फेट के साथ, और ये है मेथिलीन CH2। ये फार्मूला है। यहां पर जो पीएच लिखा गया है इसका मतलब है फेनिल। इसका मतलब होता है C6H5 यानी बेंजीन रिंग। ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया, तो अब C6H5 थ्राइस भी लिख सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है वे यौगिक जिनमें CO समूह होता है। ये 2 प्रकार का होगा, एक होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन। एल्डिहाइड CO दोनों में है, ध्यान रखिएगा, परंतु एल्डिहाइड वो जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए इनके साथ, दोनों जगह पे H होगा तो भी चलेगा, और कार्बन श्रृंखला है, कम से कम एक हाइड्रोजन जरूरी है, यानी कि इससे बन जाता है CHO क्रियात्मक समूह। इसमें CO के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और ये R अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो हम इसको लिखते हैं C, ये CO ऐसे भी लिखता है। तो ये कीटोन है, तो ये कार्बोनिल यौगिक है। तो कार्बोनिल यौगिक की क्रिया ट्राइफेनिल फास्फोरिन से कराने पर हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो चलो देखें, ट्राइफेनिल फास्फोरिन हमारे पास ये है, इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है एक कार्बोनिल कंपाउंड से, एक एल्डिहाइड से, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जो ये O होता है, कार्बोनिल समूह का O जो होता है, इस जगह पर चला आता है, और ये जो CH2 है वो इस जगह पर चला आता है। यानी अगर मैं इस अभिक्रिया को लिखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, जरा देखिए, इसका जवाब क्या मिलेगा, PH3P, और इस जगह पे आ जाएगा O, इस जगह पे क्या हो जाएगा CHR डबल बॉन्ड, इसका CH2। इस तरह से एक एल्कीन का निर्माण हो गया। आप इस अभिक्रिया को देखो, विटिंग रिएक्शन को कैसे देख सकते हैं, मेरे पास है, मान लेते हैं CH3CHO, ये है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया ट्राइफेनिल फास्फोरिन से कराता हूं, C6H5 थ्राइस P डबल बॉन्ड, ये मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन। इनके साथ कराऊंगा तो क्या होगा, समझें, जो मैंने बताया सबको याद है, इसकी जगह पर O आ जाएगा और इसकी जगह पर CH2 आ जाएगा। तो चलो देखिए क्या हो गया, CH3 CH इस जगह पर आ गया है CH2। दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं, C6H5 P डबल बॉन्ड, और इस जगह पर आ गया है ये, तो ये ट्राइफेनिल फास्फोरिन है। एक्चुअली ट्राइफेनिल फास्फोरिन वही है जिसमें क्या हुआ कि वो मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन से बन गया है ट्राइफेनिल फास्फोरिन।
ये क्या बन गया, 1 2 3 प्रोपिलीन, इस तरह से प्रोपिलीन यानी कि एल्किन का निर्माण हो गया। एग्जांपल, मैं कोई दूसरा कीटोन ले लेता हूं, CH3 क्या आप ये वाला रिएक्शन करा सकते हैं, इनकी रिएक्शन इनके साथ करा सकते हैं? जरा सोचिए और बताइए, क्या आपसे ये रिएक्शन हो जाएगा? बोलो, क्या ये अभिक्रिया करा सकते हैं आप? हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं एक बार। किसके साथ? C6H5 थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा? बस इसको यहां पर डालो, इसको यहां पर डालो, कुछ नहीं करना। तो बन गया CH, मैं रंग वाइज कलर वाइज कर देता हूं, कलर हमने लिया था ब्लैक इसका, तो CH3 C डबल बॉन्ड, इस जगह पर क्या आने वाला है? इसका CH2 आने वाला है, प्लस इस तरफ का C6H5 थ्राइस P, इस जगह पर क्या आने वाला है? इसका ऑक्सीजन आने वाला है। ये लीजिए, इस तरह से आप देख रहे हो कि कार्बोनिल कंपाउंड, ये कीटोन है, ये कीटोन कहलाता है, एसीटोन है, एसीटोन से हमें प्राप्त हो चुका है ये एक एल्कीन, ठीक है। एल्डिहाइड से भी एक एल्कीन प्राप्त हुआ और कीटोन से भी प्राप्त हुआ, तो यह है विटिक अभिक्रिया, ये कहलाता है विटिक अभिक्रिया। तो विटिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। हम बात करेंगे इसके भौतिक गुणों की, एल्कीन के भौतिक गुण। एल्कीन के भौतिक गुण क्या होते हैं? सबसे पहली बात जानिए, यहां पे एल्कीन रंगहीन तथा गंधहीन हाइड्रोकार्बन है, यानी ना इसमें किसी प्रकार का रंग होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई गंध होता है, रंगहीन गंधहीन पदार्थ होता है। दूसरी बात, ये जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है, ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, ना कोई आयनिक आयनन होता है इसका, इसलिए जल में अघुलनशील होता है। तेल जल में नहीं घुलता ना, आप समझते हैं इस बात को, तो बिल्कुल तेली पदार्थ बोले थे, ओलिफिन बोले थे, आपको याद होगा, तो ये जल में अघुलनशील है। परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर हुआ, कार्बनिक विलायकों में मैं नाम दे देता हूं, चलिए कार्बनिक विलायकों में ईथर, आपके दिमाग में बार बार चलते रहते हैं ईथर क्या है ना, तो आप जानते हो जिसमें क्रियात्मक समूह O होता है, दोनों साइड में R होता है, R में CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, जो भी है वो ईथर है। एसीटोन है, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड आदि, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, टॉलुइन, ये सब क्या है? कार्बनिक विलायक है। तो कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है, अगर आप तेल को इन कार्बनिक विलायकों में डालोगे तो घुल जाएगा, लेकिन पानी में तेल नहीं घुलता, बिल्कुल वैसे ही ये भी नहीं घुलता है। दूसरी बात, भौतिक स्थितियों के बारे में जानिए। 1 से 4 कार्बन, 1 से 4, 5 से 16 और 16 से ज्यादा, 1 से 4, 5 से 16 और 16 से ज्यादा, 1 से 4 कार्बन तक के जो एल्कीन है, यानी कि अब एक कार्बन से तो शुरुआत नहीं होगी, इसकी कार्बन की शुरुआत कहां से होगी? हमेशा 2 से होती है, आपको पता है एल्कीन की शुरुआत कहां से 2 से होती है, तो हम 2 से लिख सकते हैं, 2 से 4, यानी कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन गैस होता है। लेकिन 5 से 16 तक का जो एल्कीन होता है वो द्रव होते हैं। हमारे सामान्य ताप पर और सामान्य दाब पर बात कर रहे हैं, एसटीपी पर बात कर रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, यानी हम हमारे सामान्य ताप, सीधी बात है, मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा अनुकूल तापमान होता है, हमें अच्छा लगता है, आपको पता होगा, और एक वायुमंडलीय दाब अच्छा लगता है हमको। तो इस ताप और दाब पर ये गैस होता है, 2 से 4 कार्बन तक के एल्कीन, 5 से 16 तक के एल्कीन जो होते हैं वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, सामान्यतः ऐसा होता है, और 16 या उससे 16 से ज्यादा यानी 17, 18, 19, 20 कार्बन वाले जो एल्कीन होता है वो मोम जैसा ठोस होता है। एल्कीन में शाखाओं की संख्या बढ़ने से उसके क्वथनांक में तथा गलनांक में कमी आती है। आप ये बात जानते हैं कि जब एल्कीन की शाखाएं बढ़ेंगी तो अणु छोटा होने लगेगा, अगर शाखाएं कम है तो सीधी चेन में होगा, शाखाएं होंगी तो शाखा लंबी ना होकर के छोटी एक साइड में जुड़ने लगेगा, तो एक गोलाकार रूप ले लेती है, ग्लोब्यूलर फॉर्म ले लेती है, कणिका फॉर्म ले लेती है, इसलिए वो इनका गलनांक जो है क्या होगा, इनका गलनांक और क्वथनांक घटते जाता है। जितनी ज्यादा शाखाएं बनेंगी सीधी चेन वाले की तुलना में शाखाओं वाले की जो गलनांक क्वथनांक है वो कम होता है। अगला गुण है भौतिक गुण, विपक्ष समावयवियों की अपेक्षा समपक्ष समावयवी कम गलनांक वाले होते हैं। विपक्ष समावयवियों की जगह पे समपक्ष समावयवी विपक्ष समावयवियों की अपेक्षा समपक्ष समावयवियों के गलनांक कम होते हैं। तो किसका ज्यादा होता है? विपक्ष वाले का। मतलब ये विपक्ष हुआ ट्रांस, और ये जो है देखो 1 2 3 4
टू ब्यूटीन ये भी, टू ब्यूटीन ये भी है, पर ये सिस है, समपक्ष है। सिस, ये भी सिस है, ये सिस है, समपक्ष है। आप समझोगे कि गलनांक किसका ज्यादा है? अगर ठोस रूप में है तो किसका गलनांक ज्यादा होगा? विपक्ष वाले का ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विपक्ष वाला जो है अणु जो होता है बहुत ही आसानी से इस तरह से एक दूसरे में समाहित हो सकते हैं, यानी कि इसका अगर हम देखें तो इनके अणु आपस में बिल्कुल आराम से सट सकते हैं, इनकी जमावट बहुत। लेकिन अगर इस तरह का है स्ट्रक्चर तो इनमें दूसरे अणु को जमावट के लिए क्या होती है, उसके लिए स्पेस नहीं बन पाता, तो थोड़ा सा हट के रहेगा ऐसे। तो देखिए इसमें ज्यादा नजदीकी तक जोड़ा जा सकता है, रखा जा सकता है, जबकि इसमें उनको ज्यादा आसानी से नजदीकी तक नहीं रखा जा सकता। तो इसीलिए बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस जो होती है, इसकी क्रिस्टल लैटिस जो होती है अधिक संकुलित होता है। क्रिस्टल अधिक संकुलित होता है, मतलब अधिक नजदीकी से जुड़े होते हैं। यही कारण है। दूसरी बात है समपक्ष समावयवियों का क्वथनांक विपक्ष समावयवियों से अधिक होता है। क्वथनांक मतलब लिक्विड अवस्था में है तब की स्थिति में, ठोस अवस्था में जाने पर ये संकुलन वाली बात आ जाती है, इसलिए गलनांक जो होता है विपक्ष का अधिक होता है। परंतु क्वथनांक वाली बात होती है, बॉइलिंग पॉइंट वाली बात होती है लिक्विड से इस तरफ जाने की, तो समपक्ष समावयवियों का क्वथनांक विपक्ष वाले से अधिक होता है, तो समपक्ष वाले का इसमें तो क्वथनांक जो है, क्वथनांक किसका ज्यादा होता है? सिस वाले का ज्यादा होता है ट्रांस की तुलना में। और गलनांक जो होता है, गलनांक जो होता है वो सिस वाले का कम होता है, ट्रांस वाले का ज्यादा होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हम इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाए, हमने एल्कीन बनाने की विधियों को देखा, हम आने वाले टाइम पे रासायनिक गुणों को भी देखेंगे। तो अभी जो देख रहे हैं उसको इसके बारे में बात करते हैं कि भाई हमने अभी बनाने की विधियां और भौतिक गुण देखे हैं एल्कीन का, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपने भौतिक गुण देखा एल्कीन का। एल्कीन के भौतिक गुणों में हमने ये देखा कि एल्कीन रंगहीन गंधहीन होते हैं, ये जल में अघुलनशील होता है, 2 से 4 कार्बन गैस, 5 से 16 द्रव और 16 से ऊपर जो है ठोस होता है। शाखाएं बढ़ने से गलनांक क्वथनांक घटता है। हमने ये भी देखा कि जो गलनांक होता है यानी ठोस अवस्था में जो एल्कीन होता है यानी ठोस और द्रव के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो ऐसा है कि ट्रांस वाले का ज्यादा होगा, सिस वाले का कम होगा। लेकिन क्वथनांक की बात करते हैं तो सिस वाले का ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का कम होगा। इस बात को याद रखें, ये जल से हल्के होते हैं। तो ये हुआ आपका एल्कीन का भौतिक गुण। रासायनिक गुण, एल्कीन का रासायनिक गुण, तो एल्कीन के भौतिक गुण देख लीजिए, एल्कीन बनाने की विधियां देख ली, एल्कीन के भौतिक गुण देख लिए, अब रासायनिक गुण पढ़ना है। यानी एल्कीन जो है किस प्रकार से दूसरे पदार्थों के साथ अपनी व्यवहार प्रदर्शित करता है, इनके बारे में बात करते हैं। एल्कीन, एल्कीन में जो रिएक्शन होता है वो योगात्मक अभिक्रिया, सामान्य तौर पे योगात्मक रिएक्शन होते हैं और वो किस तरह का इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होते हैं। जब एल्कीन बनता है तो आपने जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक तो बॉन्ड होता है इस तरह का एल्कीन में कि भाई आप इतना तो समझते हैं कि जहां पर एल्कीन या डबल बॉन्ड होता है उस जगह पर संकरित कक्षक होते हैं sp2, और इस कारण से एक बंधन तो ये हो जाएगा sp2 संकरण की वजह से, और एक बंधन जो होता है आप जानते हो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होता है pp पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से। तो इस दो कार्बन के बीच में जो पाई बंध होते हैं उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता बहुत अधिक होती है। इस कारण से इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी ऐसा अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को E+ से दर्शाते हो, ये इस जगह पर आकर्षित होते हैं। यानी ऐसा अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले भाग में आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से ये आकर्षित हो जाएगा और आगे की अभिक्रियाओं को संपन्न कराती है। तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यह योगात्मक अभिक्रिया है, आयनिक क्रियाविधि के द्वारा इसको दर्शाया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि एक रिएक्शन को ध्यान रखें। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे पास है ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है, इस एल्कीन पर E+ का योग हो रहा है। कैसे होगा? सबसे पहले दोनों के बीच का ये जो बंध है, इस बंध के पास E+ आकर्षित होगा क्योंकि इस जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसके पश्चात ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन इस E के नजदीक आने पर अपना इस जगह का बंधन थोड़ा ढीला कर लेगा और E आ जाएगा उसके पास, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इस जगह पर ये प्लस, मतलब अब ये इनका आवेश इस जगह पर आ गई है। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन थी तो उसने
पॉजिटिव होने की वजह से E प्लस को पॉजिटिव होने की वजह से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। फिर इसके पश्चात ये होगा कि ये किसी एक कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा E प्लस, तो दूसरा कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये दूसरा कार्बन पॉजिटिव हो गया तो इनके साथ कोई ऐसा अभिकर्मक जिसमें माइनस चार्ज है वो आकर्षित हो जाएगा और उनके साथ जुड़ जाएगा। E जुड़ गया और C के साथ ये एनिल जुड़ गया। तो पहला काम जो होता है किसके साथ हो रहा है? ये हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये पद जो है स्लो होगा, ये पद जो है स्लो होगा और फिर उसके पश्चात इनके साथ योग होने के बाद दूसरा पद जो है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट आ गया है इसलिए Na प्लस के साथ जो जुड़ना होगा वो फास्ट होगा। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का अटैक होता है जहां पर डबल बॉन्ड होता है, कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का तो ज्यादा होता है। अब हम कुछ रिएक्शन की तरफ चलते हैं। पहली बात चलिए रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन से, पहली बात चलिए रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन से अभिक्रिया निकल प्लेटिनम निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं किसी भी एल्कीन पर, तो हाइड्रोजन गैस को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके वो एल्केन बना लेता है। तो ये एल्कीन से क्या बन जाती है? एल्कीन से एल्केन, ये हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, एल्केन बनता है। कुछ एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर देंगे निकल अभिकर्मक एक निश्चित टेंपरेचर पर, यह अभिक्रिया होगा, रहने निकल होगा तो कम टेंपरेचर पर लेकिन गर्म करना पड़ता है। तो ये हाइड्रोजन गैस इसमें चला जाएगा तो बन गया CH3। अब देखिए ये क्या चीज है? एथिलीन है और ये बन गया इथेन। कोई सा भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करिए निकल की उपस्थिति में। अब CH3 गर्म निकल पर प्रोवाइड किया अब इन दोनों के मिश्रण को, तो क्या हुआ? CH2 CH3, ये प्रोपीन है तो ये प्रोपेन बन गया, प्रोपीन से प्रोपेन का निर्माण हो गया। तो ये कहलाता है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण, या एल्कीन का अपचयन भी कह सकते हो एक तरह से, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कह सकते हो इसको। हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा एल्कीन का अपचयन किस प्रकार से किया जाएगा, इनको देखिए। हाइड्रोबोरोनीकरण क्या है इसको जरा समझें। बोरेन बी, बोरॉन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, जिस तरह से ये BH3 होता है। परंतु बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, आप अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं कि बोरॉन जो है, बोरेन जो होता है, इसको क्या कहते हैं? बोरेन कहते हैं। ये बोरेन जो है जिसको हाइड्रोबोरेन भी कह सकते हैं, तो हाइड्रोबोरेन जो है ये BH3 जिसको कहा जाता है, ये BH3 अकेला नहीं रह करके ये द्विलक के रूप में रहता है, यानी दो अणु आपस में रहता है मिला हुआ B2H6 के रूप में। इसको कहा जाता है डाइबोरेन। हमने ये बोरेन है, इसको कहा जाता है डाइबोरेन। बस याद रखने वाली बात यह है कि जब भी रिएक्शन होगा तो डाइबोरेन जैसा से कोई रिएक्शन वाली बात नहीं करेंगे, जब भी रिएक्शन कराएंगे तो इनसे कराएंगे, लेकिन हम बोलेंगे जरूर कि डाइबोरेन की अभिक्रिया हो रही है। यहां पर भी आप देखिएगा हाइड्रोबोरेनीकरण, तो किसके साथ अभिक्रिया? डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? डाइबोरेन के साथ B2H6, इसको कहा जाता है डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की अभिक्रिया किसी एल्कीन के साथ होता है। अब एल्कीन है मेरे पास, ये एल्कीन है। अब यहां पर एक बात सुनने को मिलेगा आपको, किसी भी एल्कीन पर जब योग होता है ना, तो 2 तरह के नियमों के बारे में बात करते हैं। एक नियम होता है मार्कोनिकॉफ का नियम और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। इस बात को समझेंगे तो ये समझना और इसके बारे में बात करना ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ले जाऊंगा मार्कोनिकॉफ के नियम की तरफ। तो चलिए इस बात को पहले समझ लें अच्छे से मार्कोनिकॉफ के नियम को, तो फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। ये हाइड्रो हैलोजनीकरण में ये चीज देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन हैलोजनीकरण में क्या हुआ? हाइड्रो हैलोजनीकरण मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का योग, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का योग, हाइड्रोजन हैलाइड का योग। जरा समझोगे इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग कैसे? किसी एल्कीन पर हम देखते हुए चले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैं हाइड्रोजन हैलाइड में कौन कौन सा हो सकता है? ये HBr हो सकता है। एक मिनट HX के बारे में बता दूं थोड़ा सा। HX है HF, HCl, HBr, HI, जिनमें से मैं अक्सर ये इसका यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा।
HBr का योग करा, मैं इस पे अभिक्रिया अगर इसकी कराता हूं तो डबल बॉन्ड टूटता है। डबल बॉन्ड के टूटने से क्या, अब जरा आप इस बात को सोचो जरा, कोई एल्कीन है, ये एल्कीन है, इस पर मैंने क्रिया कराया Cl2 का। अब Cl2 का क्या मतलब हुआ? Cl2 का मतलब है कि दो क्लोरीन परमाणु आपस में साथ संयोजी बस जुड़ा हुआ है, ये तो मतलब हुआ। ये टूट करके अलग हो गया, इसके अलग होने पर क्या हुआ? 2 Cl मुझे मिल गया, एक Cl इस जगह पे जुड़ जाएगा, एक Cl इस जगह पे जुड़ जाएगा, तो कैसे जुड़ेगा भाई? एक बॉन्ड टूटेगा तब ना, CH एक बॉन्ड है, अब एक बॉन्ड इसमें से टूट गया है डबल बॉन्ड में से, अब इन जगहों पर ये दोनों Cl एक एक करके जुड़ सकता है आराम से। तो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर परमाणु या परमाणु समूह को जोड़ा जा सकता है, ये कहलाता है योगात्मक क्रिया, योग अभिक्रिया। ये क्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया। अभी जो हम देख रहे थे, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें, जो हम अभी देख रहे थे इस जगह पर, यह हाइड्रोजनीकरण क्रिया एक योगात्मक क्रिया है। इसी तरह से हमने ये जो देखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अगर मैं इस अभिक्रिया को लेके चलूं कि ये C डबल बॉन्ड C H H Br2 की अभिक्रियाओं को लेकर चलूं तो Br में से एक Br, एक कार्बन पर एक Br दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। ये लीजिए H H H H, इस जगह पर एक Br आ गया, इस जगह पर एक Br आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पॉजिटिव में कम करने पर यह अभिक्रिया हो जाती है। तो ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है। सो हम अभी जो देखने वाले हैं क्या चीज? हाइड्रोहैलोजनीकरण की अभिक्रिया देखेंगे। यहाँ पर हैलोजनीकरण की अभिक्रियाओं को भी देखिए, देखो मैं जो अभी बता रहा हूँ उस पर देखते चलिए, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, सारी रिएक्शन को आपको समझना आसान हो जाएगा, काफी चीजों को हम बहुत आसानी समझ पाएंगे। योगात्मक अभिक्रिया में इस एग्जांपल को पहले देख लीजिएगा, हैलोजनीकरण, फिर हाइड्रोहैलोजनीकरण, फिर हाइड्रोबोरोनीकरण, एक के बाद एक देखने वाले, तो चलते जाइए, समझते जाइए। अब कोई एल्कीन है, उसकी अभिक्रिया में हाइड्रोजन से करा रहा हूं, जिसको X2 के नाम से लिख रहा है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड पर स्थिति हो रही, दोनों X अलग हो गया, एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूटने पर दोनों कार्बन पे एक बॉन्ड आ गया, इक्विवेलेंसी आ गई। चलिए इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये है मेरे पास C और इस जगह पर मैंने H है और इस जगह पर H है, प्लस अभिक्रिया Cl2 के साथ है, तब क्या होगा? ये एक Cl चला जाए, ये बॉन्ड टूट गया, R H C C H H, एक इक्विवेलेंसी, अब इस जगह पर एक आ गया Cl, दूसरी जगह पे दूसरा Cl आ गया। ये योगात्मक अभिक्रिया, ये कोई कठिन काम नहीं है। योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता ये होती है कि फ्लोरीन बहुत आसानी से योग करेगा, क्लोरीन उससे थोड़ा कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। यह एक अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है जो विपक्ष से होता है। मतलब ये होगा, ये जो बना हुआ है इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर ये बनेगा कंपाउंड तो क्या बनेगा? देखिए 2C विपक्ष से योग होता है, मतलब यहां पर होगा, ये बॉन्ड टूट गया तो इस जगह पर आप देखिए R है, H है, Cl एक इधर आ गया, दूसरा Cl इधर आ गया, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के इस दिशा में चला जाएगा, एक इधर अटैक करता है, एक इधर अटैक करता है, इस तरह से जुड़ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। कहाँ पे? इस जगह पर। मतलब देखिए ये E यहाँ पर जुड़ता है, मान लीजिए इस जगह पे आएगा तो Cl यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आता है मतलब E तो Nu यहाँ पे आ जाएगा, तो एक दूसरे के विपक्ष दिशा में हो जाएगा अभिक्रिया। अब हम हैलोजनीकरण की क्रियाओं को हमने एक बार देखा। हैलोजनीकरण की क्रियाओं के बाद हम देख रहे हैं हाइड्रोहैलोजनीकरण। इसमें क्या? ये हैलोजनीकरण की क्रिया है, क्लोरीन से रिएक्शन, ब्रोमीन से रिएक्शन, आयोडीन से रिएक्शन, मतलब हैलोजन का जोड़ना। हैलोजन किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन बोलते हैं। तो हैलोजन उसमें योग करता है, इसलिए हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। चलिए अब ये बॉन्ड टूट जाता है तो क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड C, और अब देखिए एक ही काम करते हैं कि किस जगह पर क्या रहेगा। पहले से दोनों जगह पर H आ गया है, ये तो पता है आपको, H आ गया है, H तो पहले से आ गया है, H है। अब हमारे पास HBr है, H और Br में से ये टूट करके अलग हो गया, H अलग हो गया, Br अलग हो गया, तो एक जगह तो H आएगा, एक जगह Br आएगा। बोलो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक जगह H आएगा, एक जगह Br आएगा। ये अलग बात है कि एक विपक्ष स्थिति में एक यहाँ पर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, ये हो सकता है, तो लेकिन फिर भी दोनों कार्बन में से सोचना है कि किस जगह पर H और किस जगह पर Br जाना चाहिए। यहां पर सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, यानी कि सममित कार्बन है, सिमेट्रिक कार्बन है, सिमेट्रिकल कार्बन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है ये। तो यहां पर कहीं पर भी Br आ सकता है और दूसरी जगह पर H, या यूं कह सकते हैं बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इस तरह से कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं। तो ये कहलाता है हाइड्रोहैलोजनीकरण। जब हम हैलोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो इसको हाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं।
हाइड्रोजन हाइड्रो हैलोजन यानी हाइड्रोजन हैलाइड का अगर योग करा इस अणु में तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH HBr को मैं अगर जोड़ता हूं तो सोचो आप, क्या यहां पे कुछ फर्क पड़ेगा? यहां से CH3 जुड़ा हुआ है, H है, H है, H है, ये यहां पर डबल बॉन्ड था ना भाई, इस जगह पर क्या था? डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है ये वाला, एक बॉन्ड टूट गया तो दोनों जगहों पर एक इक्विवेलेंसी आ गई। इसके टूटने से H मिलेगा और Br मिलेगा। अब सवाल यह है कि H को मैं यहां पे जोड़ूं, Br को यहां जोड़ूं, या दूसरी स्थिति कि Br को यहां जोड़ूं और H को यहां जोड़ूं, क्योंकि दोनों ही एक तरह से देखा जाए कि सिर्फ जाके जुड़ेगा और दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। आप सोच के बताएं, एक बार सोचें कि कौन सा राइट हो सकता है, क्या दोनों राइट है कि एक राइट है? योगात्मक क्रियाओं के लिए सोचो, एक बार बताने की कोशिश करो ताकि हम कुछ चीजों को समझेंगे, कुछ अच्छी सी बातों को सीखने का मौका मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप डबल बॉन्ड को तोड़ो कहीं जोड़ो, ये तो क्लियर हो गया भाई। उस जगह पर अणु में दो पार्ट मिला है तो कहीं पर भी जुड़ सकता है। हो सकता है कि ये Br इस जगह पे चला गया, H इस जगह पे चला गया, हो सकता है कि Br यहां पे चला गया, H इस जगह पे चला गया, ये दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है, ये होगा। पर सवाल यहां पर है कि क्या सचमुच में ऐसा होता होगा? आपको बता दूं, ये राइट है, ये रॉन्ग है। चलिए योगात्मक की क्रिया करना है ना, कहीं भी जोड़िए ना। यहां पर इस बात का ध्यान देना, ये सममित एल्किन था और ये असममित एल्किन है। असममित एल्कीन पर ये अणु जो है ध्रुवीय अणु कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि HBr की संरचना की तरफ जाएंगे तो हैलोजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो आंशिक रूप से नेगेटिव, आंशिक रूप से पॉजिटिव, यानी कि अणु कैसा है? ध्रुवीय अणु। तो हम यहां पर कहेंगे किसी सममित पर करो चाहे जो भी करो, दोनों राइट है, क्योंकि दोनों में कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। लेकिन असममित में देखो, इसमें कार्बन दो है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन है। तो जो एल्कीन वाला कार्बन होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, असंतृप्त कार्बन होता है, उस असंतृप्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अगर अलग है तो उसे असममित एल्कीन कहा जाएगा। और असममित एल्कीन होगा और उसकी योग अभिक्रियाएं अगर ध्रुवीय अणुओं से करा जा रहा हो, यानी ध्रुवीय मतलब एक भाग ऋणात्मक एक भाग धनात्मक हो, तो ऋणात्मक भाग ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या कम वाले कार्बन पर जुड़ता है, वाले कार्बन पर योग करता है। ये नियम बन जाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम, जब असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस जगह पर जुड़ता है, उस कार्बन पर जुड़ता है, योग करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये बात आप हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लो। जब किसी असममित एल्कीन पर, असममित एल्कीन का मतलब समझ में आ गया कि कार्बन जो डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, उन कार्बनों पर हाइड्रोजन की संख्या में यदि अंतर है तो उसे असममित एल्कीन कहा जाएगा। कुछ एग्जांपल और देख लें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर मैंने जो रिएक्शन कराया था HBr का, आपको पता चल गया था कि इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, तो ये बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस तरह से यहां पर जुड़ गया Br और इस जगह पर जुड़ गया ये। हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH CH3 ये Br। CH3 CH C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अगर मैंने HBr का योग करा है, HCl भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
H2O भी लिख सकते हो। चलो तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए इस जगह पर योग के बारे में बात करते हैं। अगर योगात्मक अभिक्रिया हुई किसी तापमान पर तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। चलिए बताइए इसमें क्या होने वाला है। इसमें ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग कौन है उसे पहचान लीजिए। इसमें Br है। ये डबल बॉन्ड वाले पार्ट नहीं जुड़ेगा, इधर उधर नहीं जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों में वैलेंसी आ जाती है। ये बात तो आपको पता चल गया ना। CH3 CH एक वैलेंसी बच गया, सिंगल बॉन्ड एक वैलेंसी बच गया। इन जगहों पर CH3 और CH3। अब सवाल है कि जगह जोड़ने के लिए तो हमारे पास ये दो ही कार्बन है। तब बताओ कौन कहां पे जुड़ेगा। तब ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसमें हाइड्रोजन देखो चेक करो, इस जगह पे हाइड्रोजन एक है जबकि यहाँ पर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, एक की तुलना में एक नहीं है, मतलब कम है यार। जिसके पास नहीं है बिल्कुल कम, तो कम वाले के पास जुड़ेगा ना। एक की तुलना में जिसके पास नहीं उसको कम माना जाएगा। तो यहाँ पर हो गया Br, इस जगह पे जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा। इस तरह से पानी को सोचना है आपको HOH के रूप में, क्योंकि ऋणात्मक भाग OH है। तब क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 जोड़ने की दो ही जगह है। तो कहां पे जुड़ना है, OH ऋणात्मक भाग पे। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है ऋणात्मक भाग का, वो ये ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस जगह पे जुड़ेगा H यहाँ पे, इस तरह से। तो ये सभी अभिक्रियाएं मार्कोनी-काफ्का नियम के अनुसार आप करोगे। मार्कोनी-काफ्का नियम कोई अभिक्रिया नहीं है, एक नियम है जो बताता है कि अगर योग अभिक्रिया हो रहा हो तो कहां पर होगा। मार्कोनी-काफ्का के नियम का विपरीत अभिक्रिया हम कहते हैं, यहाँ पे देखें, वो कहलाता है एंटी मार्कोनी-काफ्का नियम। मार्कोनी-काफ्का नियम हमने देखा, और इसका उल्टा अभिक्रिया कहलाता है विपरीत मार्कोनी-काफ्का नियम। इसको एंटी मार्कोनी-काफ्का रूल कहते हैं, एंटी मार्कोनी-काफ्का रूल। इसमें आपने देखा जो, उसको मैं आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। CH3 C ऊपर लिख देता हूँ, H डबल बॉन्ड CH2 HBr ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। CH3 CH Br इस जगह पे जुड़ेगा और इस तरह CH3। एंटी मार्कोनी-काफ्का नियम क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr का योग। लेकिन यदि पेरोक्साइड उपस्थित है, पेरोक्साइड या कोई दूसरा पेरोक्साइड उपस्थित है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये Br जो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ने वाला था उस जगह पे ना जुड़ करके उस जगह पे जुड़ता है जिस जगह पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में इनके विपरीत योग की क्रिया होती है। मतलब ये कह सकते हैं, पेरोक्साइड के ऊपर पूरी परिभाषा अगर आपको लिखना है तो कुछ ऐसा लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग अधिक कार्बन अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर योग करता है। बस ये कहानी। तो ये यहां पे जुड़ जाएगा, तो मतलब ये होता CH3 CH और एक H यहां पे आ गया, लेकिन CH2 पर आ गया Br। ये एंटी मार्कोनी-काफ्का नियम कहलाता है। इसको खराश प्रभाव भी कहते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, विपरीत मार्कोनी-काफ्का प्रभाव भी कहते हैं। अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है एंटी मार्कोनी-काफ्का नियम तो पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है या खराश इफेक्ट कहा जाता है।
हमने ये देखा। अब हम चल सकते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण को समझने के लिए आगे। हाइड्रोबोरोनीकरण को हम अब समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां पर अगर हम समझते हैं कि BH3 है तो एक भाग जिसके साथ बोरॉन रहेगा वो ऋणात्मक भाग है, ये उसके लिए धनात्मक भाग है। तब लेकिन याद रखने वाली बात है, यह योग जो है विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। यहां पर विपरीत मार्कोनिकॉफ के अनुसार योग होता है। मतलब ये ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इस पर नहीं इस पर। तब देखो क्या बनेगा, RCH सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर एक H बढ़ गया, CH2 BH2, ये हो गया। तो एल्किन पर इस तरह का योग हुआ। ये तब तक ये चलता रहेगा जब तक बोरॉन पर हाइड्रोजन रहेगा, जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा। तब हम यहां पर बात करते हैं RCH2, सॉरी, अब फिर एक एल्किन का योग करा सकते हैं क्योंकि हम इसके साथ योग करा, हमने इसके साथ इनको इनमें योग करा। अब ये इसका अब एल्किन पर और योग हो सकता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और बाकी ऋणात्मक भाग ऋणात्मक इतना होगा, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो देखें CH डबल बॉन्ड CH2, तब इसका ये ऋणात्मक भाग होगा और ये H यहां पे जुड़ जाएगा। तब क्या होगा, ये पूरा पार्ट दो बार हो गया। क्यों? क्योंकि H चला जाएगा यहां पर और पूरा ये जो है इनके साथ, ये पार्ट जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, इनके साथ। तो क्या बन गया देखो जरा, R, ये R, CH2 CH2, अब इस जगह पे जुड़ेगा, ये इसका H निकल गया, इसमें चला गया, अब ये BH बचेगा और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो अब ये हो गया यहां पर BH। अब देखो RCH2 CH2 करके देखो बेटा, जब तक पेन चलाओगे नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। एक बार और एक अणु भाग ले लिया इसके साथ जुड़ने के लिए, अब दूसरा अणु ये वाला फिर भाग ले रहा है। अब तीसरा अणु जब तक इसमें H रहेगा, मैंने बोला RCH डबल बॉन्ड CH2, अब योग करेगा तो क्या होगा, फिर एक H जो है यहां पे आ जाएगा। अब देखो RCH2 CH2, अब इस तरह से तीन बार लिखूं, RCH2 CH2, फिर RCH2 CH2, फिर है B, ये लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं RCH2 CH2 थ्राइस B। इनके साथ ये अभिक्रिया हो रही है। एक बार आप अपने पेन कॉपी उठा करके इसको एक बार आप बना के देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से बना के देखिए और बताइए। चलिए, आपने देख लिया। तो इस जगह पर अगला स्टेप ये है कि ये प्रक्रिया को हमको समझना था कि ट्राई एल्काइल बोरेन का निर्माण होता है। ट्राई एल्काइल बोरेन का निर्माण होता है। इसकी अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में क्या जानते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। तब हर एक बॉन्ड टूटेगा, इसको OH मिलेगा, इसको OH मिलेगा। तो देखिए क्या मिला, तीन बार है तो तीन बार हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हर बार हर एक को मिलता जाएगा। तो 3 टाइम्स RCH2 CH2OH प्लस H3BO3, यानी कि बोरॉन को तीन बार OH मिल गया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी। अब ये कहलाता है हाइड्रोबोरेनीकरण, यानी एल्कीन का इस तरह से अभिक्रिया होना। हाइड्रोबोरेनीकरण को बस याद रखिएगा, क्या कुछ नहीं। तो ये अभिक्रिया आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए तो बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेगा। चलो एक बार देख लो ठीक से। हाइड्रोबोरेनीकरण में एक बार प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। यहां पर आपको समझ में आया था कि हमने यहां पर क्या करा कि ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन जो बना हुआ है, इसकी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गया कि भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक OH OB के पास और एक OH इनके पास आता है, तो एक एक करके तीन बार हुआ, तो तीनों बार ये बॉन्ड टूटने लगा। इस तरह से फाइनल क्या हुआ, ये जो है बोरॉन के पास कितने बार OH चला गया, बोरॉन के पास तीनों बार OH चला गया। इस तरह से इसको बोरिक एसिड कहते हैं। और दूसरी बात है कि जो एक एक बार OH जो गया है वो किसके पास चला गया, इनके पास। इस तरह से तीन बार हुआ। तो आपने देखा इस तरह से अल्कोहल बना। हाइड्रोबोरेनीकरण अभिक्रिया एल्कीन के रासायनिक गुण में पढ़ा जाएगा। अल्कोहल पर हो गए तो उसके बनाने की विधि में पढ़ा जाएगा। बस अब चले आगे। क्विज, पहला प्रश्न आपके पास, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न है, द्रव हाइड्रोकार्बन गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में बदलता है
के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा हम द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं? गैसीय हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि इनकी अणुएं छोटी होंगी, यानी हाइड्रोकार्बन छोटे अणुओं वाले होंगे, कम अणुभार वाले होंगे, और द्रव का मतलब होता है बड़े अणुभार वाले होंगे। उनको हम छोटे अणुभार वाले में तोड़ने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, बड़े हाइड्रोकार्बन छोटे हाइड्रोकार्बन टूटेगा तो जवाब यहां से मिल गया। बताओ कौन सा होगा जवाब? जल अपघटन के द्वारा, बी है ऑक्सीकरण के द्वारा, सी है क्रैकिंग या भंजन के द्वारा, और डी है कम दाब पर आसमान के द्वारा। क्या जवाब होगा? जवाब होगा द्रव हाइड्रोकार्बन से गैसीय हाइड्रोकार्बन, बड़े अणु से छोटे अणु में टूटना क्रैकिंग कहलाता है, भंजन कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, एक एल्कीन HCl के साथ मार्कोनिकॉफ के अनुसार क्रिया करके 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाता है, तो संभावित एल्कीन होगा। चलो क्या यहां पर समझना होगा ये क्या चीज है, तो हम जवाब दे पाएंगे। उसके बाद इनकी अभिक्रियाएं यदि आप HCl से कराते हो तो क्या ये बनता है, उसके साथ देखेंगे। आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। देखिए ये क्या चीज है, साइक्लोहेक्सेन में नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 पर क्लोरो भी है और 1 पर मिथाइल भी है, CH3, ऐसा कुछ बनता है। अगर इसका अभिक्रिया में HCl से कराता हूं तो क्या होने वाला है, जरा सोचें। इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो Cl इस जगह पे आएगा और H यहां पे आएगा, तो बनेगा CH3, और इस जगह से बन जाएगा आपके पास, ये जगह पर एक Cl आ जाएगा, ये Cl यहां पे आ जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम। इसमें बात करूं, अगर इसमें जोड़ने की कोशिश करूं तो क्या होने वाला है, HCl इस जगह पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस जगह पर हाइड्रोजन है, तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये आपके पास है, तो ये इस जगह पर H आ गया और इस जगह पर CH3 और Cl, तो यहां पर तो दोनों जगहों पर देखने को मिल रहा है, A तथा B पे मिल रहा है, यानी कि B और ये C ऑप्शन राइट है। ए, अब देखेंगे सही ऑप्शन ए। हमने आज एल्कीन बनाने की विधि, भौतिक गुण और हमने इनका देखा रासायनिक गुण, कुछ रासायनिक गुण और बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे अगली क्लास में। हाइड्रोकार्बन का